नमस्कार साथियों, उपस्थित हैं आज हम फिर आपके सामने यूपी टेट 2026 एग्जाम के लिए गणित विषय के नए वीडियो के साथ में। जैसा कि हमने गणित के पिछले वीडियो में पूर्ण संख्याओं तक समझ लिया था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब उसके आगे आज हम समझेंगे सम संख्याओं को। क्या समझेंगे? सम संख्याओं को। तो साथियों, सम संख्याएं क्या होती हैं, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम सम संख्याओं की बात करें, किसकी? सम संख्याओं की अगर हम बात करें तो इनको अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। ठीक है। तो सम संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित हो जाएं। क्या होती हैं? दो से विभाजित हो जाएं, वो होती हैं सम संख्याएं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे अगर हम उदाहरण को समझने का प्रयास करें तो 2, 4, 6, 8 इस तरीके से और भी जो संख्याएं आएंगी वो क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी, जो दो से विभाजित हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम आगे समझें विषम संख्याओं को, किसे? विषम संख्याओं को समझें कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो विषम संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं हम ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है। तो इनको हम देखेंगे तो ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो। ठीक है। विषम संख्याएं क्या होती हैं? दो से विभाजित ना हो। दो से विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब इनका उदाहरण समझेंगे हम विषम संख्याओं का। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से और भी जो संख्याएं आएंगी वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। साथियों, हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अभाज्य संख्याओं की, किसकी बात करेंगे? अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, अभाज्य संख्याएं अगर हम समझें तो ऐसी संख्याएं जो खुद, ऐसी संख्याएं जो खुद और एक के अलावा, किसके अलावा? खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है। ऐसी संख्याएं या तो वो जिनका भाग खुद से चला जाए या एक से, मतलब खुद उसी संख्या से, खुद उसी संख्या से या एक से विभाजित हो जाएं, बाकी किसी से विभाजित ना हो। बाकी किसी से विभाजित, विभाजित का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, भाग चला जाए, विभाजित ना हो तो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। और अगर हम दूसरी तरीके से अभाज्य संख्या को समझने का प्रयास करें तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है। अगर दूसरी तरीके से बात करें तो ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको आशा है अभाज्य संख्याएं समझ में आ रही होंगी। तो अब अगर इसके उदाहरण की बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याओं के अगर हम उदाहरण की बात करेंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, है ना, 13 हो गया। इस तरीके से आगे जिनमें खुद और एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा, तो वो सभी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट समझेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इसमें पहला पॉइंट समझने का प्रयास करें अभाज्य संख्याओं में, तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है, ये हमें याद रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि इसी को हम समझा देते हैं आपको। अगर हम इधर समझें तो ये देखिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है और इसके साथ साथ आपको पता है हमने ऊपर बताया है कि 2 सम संख्या भी है। क्या है? 2 सम संख्या है। तो जो 2 होती है वो एकमात्र क्या होती है? सम अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? 2 है एक मात्र सम अभाज्य संख्या। क्या है? सम अभाज्य संख्या। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इसका। तो दूसरा पॉइंट अगर हम समझें 1 से 50 तक, ठीक है, अगर हम याद करें तो 1 से 50 तक, चूंकि देखिए या तो ये हम सूत्र से हल करेंगे, ठीक है, नहीं तो सबसे अच्छा है कि हम इसको याद कर लें कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, होती हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे कैसे होती हैं, आपने तो ये पूछेंगे कि ये कैसे होती हैं, तो देखिए 2 से शुरू करो और 50 तक जाना है हमें। इसके बीच में ऐसी संख्या हमें देखनी है जिसमें या तो खुद से भाग चला जाए या उसी संख्या से वो 1 से भाग चला जाए, है ना, वही तो अभाज्य संख्याएं होती हैं। या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम गिनती में भी हम देख सकते हैं, हमें अगर कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है तो हम गिनती से भी हम देख सकते हैं कि इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। ठीक है, अब आगे समझेंगे 1 से 100 तक 25 होती हैं। कितनी? क्योंकि ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम अभाज्य संख्या से संबंधित अगर एक प्रश्न को देखें कि हमें पता करना है कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए किस तरीके से हम पता करेंगे? तो देखिए, जैसे
मान लिया एक प्रश्न आपको दिया गया, एक प्रश्न है इधर कि 190 क्या है, 190 अभाज्य संख्या है या नहीं है। क्या है, अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें कि इस संख्या से बड़ा या इसके बराबर, ठीक है, इस संख्या के बराबर या इससे बड़ा क्या करते हैं, कोई पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं। क्या करते हैं, कोई पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं। इससे बड़ी कोई पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं। ठीक है, अब देखिए उस संख्या से छोटी, उस संख्या से छोटी जितनी भी, उस संख्या से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, संख्याएं होंगी उनसे क्या करते हैं, उनसे बारी बारी से, उनसे बारी बारी से उस संख्या में भाग देंगे। किस संख्या में, जिसे हमें निकालना है भाज्य है या अभाज्य। ठीक है, किस संख्या में, जिसे पता करना है भाज्य है या अभाज्य, भाज्य या अभाज्य है। ठीक है, जिस संख्या के बारे में पता करना है तो पूर्ण वर्ग संख्या से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनसे भाग देते हैं। जैसे अगर अब भाग अगर चला जाए तो भाज्य है, और अगर भाग ना जाए तो फिर अभाज्य है। तो भाग चला जाए, भाग चला जाए तो भाज्य, ना जाए तो अभाज्य, ना जाए तो अभाज्य होगी। ये ट्रिक है। अब देखिए 190 को हम समझते हैं, तो 190 के बराबर या तो कोई देखें हम, ठीक है, पूर्ण वर्ग, और या तो 190 से बड़ी देखें। तो अगर देखेंगे हम, आपको पूर्ण वर्ग देखें तो पूर्ण वर्ग सबको कम से कम 30 तक के पूर्ण वर्ग याद होने चाहिए। तो अगर हम इधर पूर्ण वर्ग देखेंगे तो 13 का जो पूर्ण वर्ग होता है क्या होता है, 13 का जो वर्ग होता है 169 होता है। ठीक है, और 14 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 196 होता है। तो अब संख्या इसके बीच की है, चूंकि 190 संख्या क्या है, संख्या है 190। तो अब हमें ये तो लेनी नहीं है, क्योंकि या तो हम इसके बराबर लें या तो उससे बड़ी लें। तो हम संख्या क्या लेंगे, 14। क्या लेंगे, 14, क्योंकि 14 का वर्ग क्या होता है, 196। तो जब हम देखिए 14 लेंगे, अब हम क्या देखेंगे, 14 से छोटी अभाज्य संख्याओं से, 14 से छोटी अभाज्य संख्याओं से, अभाज्य संख्याओं से, 14 से छोटी अभाज्य संख्याओं से 190
में भाग देंगे, 190 में भाग देंगे। ठीक है, तो 14 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 14 से छोटी होती हैं 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इनसे भाग देंगे। अगर इनसे भाग चला जाता है तो फिर भाज्य संख्या नहीं है, और अगर भाज्य संख्या है और अगर भाग नहीं जाता है तो फिर वो भाज्य संख्या नहीं, मतलब अभाज्य संख्या है। ठीक है ना? तो अब 2 से भाग देके देखेंगे 190 में, तो 2 से तो स्वाभाविक है कि 190 में भाग चला जाएगा, है ना? तो 2 से भाग 190 में चला जाएगा जब, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? 2 से भाग देखेंगे 190 में देके, तो आप देख रहे होंगे कि इधर पूरा पूरा भाग जा रहा है 2 से, तो 190 क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी, 190 एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ऐसे ही हम किसी अदर संख्या को भी हम पता कर सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो अब आगे हम देखेंगे भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या हम देखें, भाज्य संख्या, ठीक है, तो भाज्य संख्या अगर हम देखें, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, क्या कहते हैं? अंग्रेजी की राइटिंग साथी इतनी अच्छी नहीं है हमारी। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, सीधी सी परिभाषा, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित विभाजित हो जाएं। अगर हम कोष्टक में लिखें खुद व एक के अलावा, मतलब खुद से तो विभाजित होंगे ही, खुद व एक के अलावा की जगह मिलेगी साथ में। इसका मतलब क्या हुआ कि खुद से तो विभाजित होगी ही, एक से भी विभाजित होगी, इसके साथ साथ अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। जैसे उदाहरण समझे हम, बिल्कुल छोटी संख्या ले लें 4। क्या लिया? 4। तो देखेंगे 4 एक से भी विभाजित होगी, एक से भी विभाजित होगी, ठीक है, और 2 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी, ठीक है, और इसके बाद खुद से भी विभाजित होगी 4 से, 4 से भी विभाजित होगी। तो देखा आपने कि खुद से भी, एक से भी और अन्य संख्या 2 से भी विभाजित हो गई। तो 4 कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। और अगर हम दूसरी परिभाषा को इसकी समझें, तो ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हों, 3 गुणनखंड हों। अब आपको इसी से समझ में आ रहा होगा। देखिए 4 है कि नहीं है इधर, और 4 को अगर हम समझेंगे तो देखिए एक ये हो गया गुणनखंड, एक ये हो गया गुणनखंड, और एक ये हो गया गुणनखंड। तो कम से कम 3 गुणनखंड है कि नहीं है? तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और 4 क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या।
4 कैसी संख्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। और एक चीज और, भाज्य संख्याएं सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। भाज्य संख्याएं सम व विषम दोनों हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और इसके आगे हम सह अभाज्य संख्याएं समझेंगे। तो उसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको हम देखते हुए फिर अगले टॉपिक में आएंगे। तो तब तक के लिए सभी लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए। नमस्कार।